एट क्लास, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम भारत एक खोज पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, उसका पार्ट 4 बेटा बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम आज उसी का अगला भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 63। हम कौन से पेज पे आगे? 63, जिसका हेडिंग है भारत का विदेशी व्यापार, कि भारत बाहर के देशों से भी व्यापार करता है। उसके बारे में बताया कि भारत का व्यापार कहाँ कहाँ होता है। तो सब बच्चे पेज नंबर 63, भारत का विदेशी व्यापार, यहाँ से शुरू करेंगे। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला था। क्या फैला था? व्यापार बोलते बिजनेस को। बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। नियंत्रण, काबू, कंट्रोल जिसको बोलते हैं। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व राज्य, उधर में भूमध्य सागर तक फैला था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। विदेशी कपड़ा भी यहाँ काफी समय से बनता रहा, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। भारतीय रेशम उद्योग ने विकास किया, लेकिन बहुत नहीं, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा किया। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई। रंगना, कलर्स करना, पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। उनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। रेखांकित करो, नील को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंडिगो। यह शब्द इंडिया से बना है। इंडिगो शब्द किससे बना है? इंडिया से। देखो, ये भी प्रश्न बना है। अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया। ईस्वी सन के आरंभिक शुरू की शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास तथा देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से फौलाद को ताव देना चाहते थे। फौलादी बाहें बोलते ना, लोहे की जैसी मजबूत। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरी देशों में कदर की जाती थी, और विशेष रूप से युद्ध। अगले पेज पे आ जाओ। युद्ध के कामों में भारतीयों को और सी बहुत धातुओं की जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए, औषधियां किसको बोलते हैं? दवाइयां। धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफी विकसित हो चुका था। औषध बोलते दवाइयों को। मध्य युग तक प्रयोगों में काफी विकास किया जा चुका था। गरचे से ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित जो बेस बोलते हैं, जिसको शरीर रचना, शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, प्राचीनतम सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया जाता था, जो भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे, उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने काफी प्रगति की थी, लेकिन यंत्र
बोलते हैं, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग काफी प्रचलित था। इसके अलावा युद्ध में काम आने वाली मशीनें भी मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है उस समय भारत के औजारों के निर्माण और प्रयोग में रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र संबंधी जानकारी पीछे नहीं है। इस कारण कई सदियों तक वह विदेशी मंडियों को अपने वश में रखता था। ये भारत का व्यापार था। रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र का व्यापार बहुत किसी देश में पीछे नहीं था, अर्थात भारत का व्यापार बहुत अधिक था। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में गणित शास्त्र। अब गणित के बारे में बताया। प्राचीन काल में गणित का महत्व यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित, बीजगणित की नींव भारत में पड़ी थी। गिनती के चौखाटे को इस्तेमाल करने की फुअर पत्ती, रोमन और उसकी संख्याओं के इस्तेमाल को उस समय प्रगति में बाधा थी, जबकि शून्याङ्क जीरो को बोलते हैं। मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से मुक्त कर दिया। अंकों के व्यवहार अत्यधिक प्रकाश डाला गया। अंक चिन्ह बेजोड़ थे। दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्योमेट्री को बोलते हैं। अंकगणित, बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन था। शायद आरंभ में वेदियों पर आकृति बनाने के लिए एक ज्योमेट्री बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्योमेट्रिक आकृतियां अब भी आम तौर पर बनाई जाती हैं। आपने कभी हवन करते हुए देखा है ना? हवन जब करते हैं तो वो जो रेत के ऊपर रेत डालते हैं, रेत के ऊपर हल्दी के साथ, चावल के साथ, आटे के साथ नए नए डिजाइन बनाते हैं, उसके बारे में बताया। अंकगणित, बीजगणित में भारत आगे रहा। शून्य कुछ नहीं कहा जा सकता। वह आरंभ में एक बिंदी और नुक्ते की तरह था। नुक्ता बिंदी को ही बोलती है। बाद में उसने छोटे वृत्त का रूप धारण लिया। वृत्त गोला किसी अंक का समझा जाता था। शून्याङ्क और स्थान मूल्य वाली दशमलव प्रवृत्ति को स्वीकार करने के बाद अंकगणित, बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गई। कपाट दरवाजे, जैसे बुद्धि का ताला खुलना, ऐसे व्यापार के दरवाजे खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। अंडरलाइन करो, किसका सबसे प्राचीन ज्योतिर्विद है? आर्यभट्ट, जिनका जन्म 727 ईसा में हुआ था। ये भी अंडरलाइन करो। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी में। प्राचीन गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है। पहला कौन सा था? आर्यभट्ट का, और दूसरा किसका नाम है? भास्कर का। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का है। ये 3 नाम आए। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था। अंडरलाइन करेंगे, ब्रह्मपुत्र क्या थे? खगोल शास्त्री, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए। इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित, बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इसके अंतिम महान भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद भास्कर द्वितीय का नाम आया। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित, अंकगणित तीनों ग्रंथों की रचना की। किसने? भास्कर द्वितीय ने। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम
लीलावती भास्कर की पुत्री थी। अंडरलाइन करो, लीलावती कौन थी? भास्कर की पुत्री। क्योंकि इसका प्रमाण नहीं मिलता, पुस्तक की शैली सरल स्पष्ट है, छोटी उम्र के लोगों के लिए ठीक है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में कुछ हद तक प्रयोग किया जाता है। अगला पेज, अगले पेज पे लास्ट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई विद्वान बगदाद हुए और जिसके साथ वे पुस्तकें ले गए बगदाद भाग जाना। खगोल शास्त्र, गणित की पुस्तकें भी थी। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ इकट्ठे होकर यूनानी दर्शन, ज्योमिति और विज्ञान ले गए। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर इसके प्रचलन में 100 वर्ष लग गई। इसका प्रयोग, इसकी जानकारी मिलती है और 1134 में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये गणित शास्त्र के बारे में बताया था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप बेटा देखो कितनी नॉलेज है इस बुक में। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे। इस बुक में ऐसी नॉलेज है जो आपको बाद में भी काम आएगी। जनरल नॉलेज कभी खत्म नहीं होती। आप किसी भी उम्र में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यह पुस्तक आपके लिए बहुत कीमती है। इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और इतिहास को पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।